हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया की। इसमें ये देखेंगे 2023 के जितने भी क्वेश्चन हमारी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि होगा बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी 8 सेमेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के से आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने में आपको हेल्प होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अगर शॉर्ट में देखें तो वो एमएसपी होता है। तो एमएसपी क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे कि एमएसपी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो एमएसपी का ऑब्जेक्टिव हो गया प्राइस सपोर्ट, यानी किसी भी कोई भी फार्मर है जो अपना प्रोडक्ट या फिर क्रॉप्स को कल्टीवेट या ग्रो करता है, उसके बाद अगर उसे मिनिमम प्राइस ना मिल पाने के कारण मार्केट में वो सरकार यानी गवर्नमेंट से एक गुहार लगाती है कि उसे मिनिमम प्राइस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए, जिस कारण से वो आगे टिक सकें। इसी कारण से ये मेन ऑब्जेक्टिव हो गया कि प्राइस सपोर्ट हो और एमएसपी के थ्रू मार्केट स्टेबिलिटी क्रिएट किया जाए और इंसेंटिव टू प्रोडक्शन, यानी एक प्रोत्साहन भी दिया जाए कि आप प्रोडक्शन करते रहें, आपको मिनिमम प्राइस मिलते रहेगा। अब अगर बात करें कि मैकेनिज्म ऑफ एमएसपी की, तो मैकेनिज्म ऑफ एमएसपी में सबसे पहले होता है कि अनाउंसमेंट। ये हर एक फाइनेंशियल ईयर में अनाउंस किया जाता है और हर एक जो सीजनल ईयर में होता है अनाउंस करने का माध्यम ये होता है कि इसमें बता दिया जाता है कि आपको किस किस प्रोडक्ट पे, किस किस क्रॉप पे आपको एमएसपी मिलेगा। जैसे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, कमर्शियल क्रॉप्स, ये सब पे होता है प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्योरमेंट में ये होता है कि एफसीआई जो होती है वो प्रोक्योर करती है क्रॉप्स को, यानी वो एक प्रोसेस और नेटवर्क बिछाती है जिसके थ्रू वो सारे क्रॉप्स को एक जगह कल्टीवेट करके एक जगह स्टोर कर सके। तीसरा जो मैकेनिज्म होता है वो है कवरेज। कवरेज में वो ये होता है कि एक प्रॉपर बायो डेटा तैयार करती है जिसमें किस स्टेट में कौन कौन से फसल को लिया जाए, किस 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 रीजन में कौन कौन से फसल को लिया जाए, और एक उसका प्रॉपर एक चार्ट बनता है जिसमें पैडी, वीट, बार्ली, ज्वार, बाजरा, मेज़, रागी, ग्राम, तुअर, मूंग, उड़द, लेंटिन, ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसम, नेगर सीड, सॉफ्लावर, कॉटन, जूट एंड शुगर केन, ये सब जो क्रॉप हैं उसको कवर किया जाता है। अब अगर बात करें कि एमएसपी को डिटरमाइन कैसे किया जाए, अब सरकार को भी तो कुछ पैमाने यूज करने पड़ते होंगे कि एमएसपी को डिटरमाइन करने के लिए सरकार एक गवर्नमेंट जो है वो एक सर्वे करवाती है। सर्वे कराने के अंदर जो भी क्रॉप है उसके एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कि मतलब उसको जो प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन करने में यानी उत्पादन करने में कितना प्राइस लगा, और दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर क्या चल रहा है, यानी एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक में उस क्रॉप का क्या योगदान है। इस सब बेसिसों पे वो एमएसपी डिफाइन डिफाइन होता है। अगर बेनिफिट ऑफ एमएसपी की बात करें तो क्या होगा कि इनकरेजमेंट ऑफ टू ग्रोवर्स, जो ग्रो कर रहे हैं उसको एक इनकरेज मिलेगा कि ताकि वो सरवाइव कर सकें। इनकम सपोर्ट उसे मिलेगा। जो रूरल पॉवर्टी यानी गरीबी रेखा है रूरल एरिया में, उसका रिडक्शन होगा। फिर चैलेंजेज और क्रिटिसिज्म क्या है, तो चैलेंजेस सबसे बड़ा ये है कि लिमिटेड रीच होता है, यानी ये कुछ ही क्रॉप्स तक ही लिमिटेड रहता है जो कि लिस्टेड होते हैं और लिमिटेड स्टेट्स में ही वैलिड रहते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, ईटीसी, ये सब स्टेट में ही वैलिड रहते हैं। मार्केट डिस्टॉर्शन होने का खतरा होता है कि यानी अगर सरकार फूड अगर क्रॉप्स ले लेगी तो मार्केट कोलैप्स करने का डर रहता है। ओवर ग्रो ऑफ एमएसपी क्रॉप्स, यानी जो फार्मर होते हैं वो डर से क्या करते हैं कि सिर्फ वही वही क्रॉप को प्रोडक्शन करते हैं जो एमएसपी में लिस्टेड होते हैं। इससे भी खतरा ये होगा कि दूसरे जो क्रॉप्स हैं उसका कल्टीवेशन और उसका ग्रो नहीं हो पाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन स्टोरेज ऑफ सरप्लस स्टॉक्स ऑफ व्हीट एंड राइस बाय द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई जो इस्टेब्लिश किया गया वो फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के अंडर में किया गया। इसका टू इंश्योर करना था फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। नेशन में फूड सिक्योरिटी बनी रहे उसको इंश्योर करने के लिए एफसीआई को इस्टेब्लिश किया गया। एफसीआई का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि प्रोक्योरमेंट था, स्टोरेज था और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, जिसमें कि मेनली वीट और राइस आते हैं।
अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोरेज ये था जो बफर स्टॉक इसमें मेंटेन किया गया कि एडिक्वेट बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन यानी फूड सिक्योरिटी के को रखने के लिए और स्टेबलाइज प्राइस को रखने के लिए जो फूड ग्रेन है उसको बफर स्टॉक में रखा गया। और पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सब फूड जो ग्रेन था उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और वेरियस वेलफेयर स्कीम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना ये भी एक स्टोरेज में आता है। और इमरजेंसी रिजर्व में भी स्टोर किया गया ताकि नेचुरल क्लैमिटीज़ और शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन और अदर इमरजेंसी आते हैं तो उसमें क्या होगा कि फूड को इमरजेंसी के रूप में रिजर्व किया जा सके। अगर टाइप ऑफ स्टोरेज की बात करें तो उसमें से आते हैं गोडाउन, सिलोज, सैप स्टोरेज। अगर गोडाउन की बात करें तो बेसिकली कन्वेंशनल स्टोरेज होता है। इसमें क्या होता है, एक पक्का यानी सॉलिड फ्लोर और वॉल्स होते हैं जिसमें कि प्रॉपर वेंटिलेशन और प्रॉपर केमिकल वगैरह से जिससे प्रिजर्वेटिव डाल के फूड वगैरह को रखा जाता है। अगर सिलोज की बात करें तो ये मॉडर्न स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, ये वर्टिकल होता है, मेड ऑफ मेटल एंड कंक्रीट होता है, यूज फॉर बल्क स्टोरेज। अगर बल्क स्टोरेज करना है तो इसका यूज करते हैं। सैप स्टोरेज में क्या होता है कि अगर कोई ग्रेन है कल्टीवेट हो रहा है या फिर कोई अभी प्रोक्योर हो ही रहा है मतलब आ ही रहा है तो उसमें जो टेम्प्रोरी स्टोर जब करते हैं उसे कि कोई एक कवरिंग सिर्फ डाल के उसे हम लोग सैप स्टोरेज कहते हैं। स्टोरेज के क्या क्या चैलेंजेज हैं अगर बात करें तो स्टोरेज के चैलेंजेज ये होते हैं कि स्टोरेज में कितना कैपेसिटी होता है। कभी कभी होता है कि लैक ऑफ कैपेसिटी होने के कारण जो क्रॉप्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। क्वालिटी एंड मेंटेनेंस जो स्टोरेज का जो मेंटेनेंस और क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण उसमें क्या होता है कि जैसे बारिश के मौसम में नमी आ जाना, मॉइस्चर क्रिएट हो जाना और प्रॉपर मेंटेन ना होने के कारण रोडेंट एंड मोल्स के द्वारा कीड़े लग जाना और चूहे के द्वारा मतलब क्रॉप्स को बर्बाद कर दिया जाना। लॉसेज एंड वेस्टेज जो ट्रांसपोर्टेशन या पैकिंग ये सब में जो वेस्टेज होते हैं ये भी स्टोरेज के चैलेंजेज हैं। ये क्वेश्चन भी एंड हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर हाँ सॉरी ये देख लेते हैं कि ये हमारा हो गया क्या, बफर स्टॉक्स और सिलोज के कुछ फ़ोटोज़ आपके सामने हैं जिसमें देखेंगे कि सिलो ये है जो राइट साइड में आपको दिख रहा होगा उसमें क्या है कि ये इनिशियल यानी स्टार्टिंग स्टेज है और फिर जो अंदर में जो जैसा दिखता है जिसमें ग्रेन स्टोर रहते हैं लेफ्ट साइड में दो फोटोज दिख रहा है सिलेंड्रिकल शेप में उसमें सारा स्टोर रहता है, ग्रेन्स हमारा स्टोर रहता है। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो राइट नोट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टेपल्स एंड शुगर थ्रू पीडीएस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीडीएस का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड चेन ऑफ शॉप डिस्ट्रीब्यूटिंग बेसिक फूड्स एंड नॉन फूड कमोडिटीज़। जैसे कि जानते हैं कि ये गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड होता है। ये इसमें कुछ शॉप को और फूड चेन सप्लायर को चिन्हित यानी सर्कुलेट किया जाता है ताकि वो क्या कर सके कि जितने भी फूड आइटम्स हैं जितने भी न्यूट्रिशनल फूड आइटम्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। मैनेज जॉइंटली बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये जो पीडीएस सिस्टम होता है वो जॉइंटली मैनेज किया जाता है किसके किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा। इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है तो बस वही बेसिकली फूड सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना, प्राइस स्टेबलाइजेशन यानी प्राइस हाइक और प्राइस मिनिमाइज ना हो सके इसी प्राइस स्टेबलाइजेशन करना। न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी सबसे मेन इसका जो की ऑब्जेक्टिव है वो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट यानी गांव और बिलो पॉवर्टी लेवल लाइन में जो पीपल आते हैं उसमें न्यूट्रिशन की बहुत कमी होती है। इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर ये पीडीएस चलाती है जिसमें वो मेंटेन करती है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू हर एक इंडिया के हर एक आदमी तक पहुंच सके। और अगर फूड स्टेपल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पीडीएस की बात करें तो इसमें से मेन आते हैं राइस और वीट। ये प्राइमरी फूड आते हैं जो कि पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और शुगर भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जो कि राशन कार्ड होल्डर और सब जिसको सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलते हैं यानी जो चीनी होते हैं, राइस होते हैं, वीट होते हैं, ये और सबको राशन कार्ड होल्डर्स को सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलते हैं। और अगर अदर कमोडिटीज़ यानी कुछ कुछ स्टेट में ऐसे भी होते हैं कि जिसमें से कुछ कुछ चीज़ें और मिलती हैं जैसे केरोसिन ऑयल, एडिबल ऑयल, पल्सेस एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पीडीएस। जैसे कुछ भारत देश के कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे केरोसिन ऑयल, एडिबल ऑयल, पल्सेस ये सब भी पीडीएस के थ्रू मिलते हैं। अगर प्राइसिंग और सब्सिडीज़ की बात करें तो सब्सिडाइज रेट में नेशनल
NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत वीट को 2 रुपये पर किलो और राइस को 3 रुपये पर किलो दिया जाता है। चैलेंजेस क्या है पीडीएस के? तो पीडीएस के चैलेंजेस यही हैं कि लीकेज और डाइवर्जन हो जाते हैं। लीकेज जैसे ये कि अब सरकार तो ये शॉप को तो डिटरमाइन कर दी कि ये शॉप में मिलेगा। अब वो क्या करती है, वो क्वालिटी को रिड्यूस कर देती है, यानी सड़ा गला माल को फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करने में यानी राशन में देने का काम करती है। इससे क्या होता है, लीकेज और डाइवर्जन होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, सर ये क्या करती है कि जान पहचान के होने गांव और छोटे शहरों में ये देखा जाता है कि जो दुकान वाले होते हैं वो क्या कहते हैं, अपनी जान पहचान वाले को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और जो नीडी पीपल होते हैं उसको नहीं देते हैं। आइडेंटिफिकेशन एरर भी हो जाता है। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन जो सरकार के थ्रू जो एफसीआई और ये स्टोरेज जहाँ पे होता है बफर स्टॉक में, वहाँ से जो आते हैं ट्रांसपोर्ट का प्रॉपर मेंटेन ना होने के कारण इसमें कीड़े और ख़राब हो जाते हैं, जिस कारण से इसे अच्छे से स्टोर ना किया जा सकता है, फिर वही इसे आगे सप्लाई किया जाता है। इसी कारण से ये भी एक चैलेंज है पीडीएस का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिस्कस द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ प्राइवेटाइजेशन एंड इशू रिगार्डिंग डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन से तो आप लोग भली बात ही वाकिफ़ हैं कि हाल ही के कुछ 5-6 सालों में ये देखा जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन वर्ड बहुत ज़्यादा बूस्ट करके सामने इंडिया में आया है। तो इसमें क्या होता है कि ऑनरशिप और मैनेजमेंट और कंट्रोल पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल से हट कर किसी प्राइवेट इंटिटीज़ को दिया जाना ही प्राइवेटाइजेशन होता है। यानी इसमें यह होता है कि एक पब्लिक सेक्टर यानी जो कॉमन पीपल हैं उससे ऑनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल छीन कर किसी एक पर्सन को ऑनरशिप दिया जाए, इसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट में तो जान ही जब कोई पर्सन या पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दे, रेज फंड करना बंद कर दे, तो उसे हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में यह होता है कि एफिशिएंसी को इंक्रीज करना और अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि एक इन्वेस्टमेंट बंद करेंगे तो दूसरा तो करेंगे ही। प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को इंक्रीज करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। मार्केट डायनेमिक, जो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है, जो मार्केट को अपनी ओर खींचे, वैसा इकोनॉमी क्या करती है कि प्रमोट करती है, जिस कारण से ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। फिजल मैनेजमेंट, सरकार जैसे कि आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया था कि गवर्नमेंट के अंडर में होती है कि फिजल पॉलिसी, इसके थ्रू वो क्या करती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो वो फिजल बर्डन को ओवरकम करने के लिए क्या करती है, प्राइवेटाइजेशन करती है, जिससे उसे एक मुश्त यानी एक मोटी पूंजी टैक्स के रूप में आ जाती है, जिससे वो इजीली रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। अगर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो सबसे पहला प्रॉब्लम आएगा जॉब लॉसेस। और जॉब लॉसेस में समझ ही रहे हैं कि इसमें अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो इसमें ना कोई ओपन एडवर्टीज़मेंट या नोटिफिकेशन आएगा किसी भी जॉब को लेकर, और बैकडोर से भी एंट्री हो सकती है और रिलेटिव्स को भी एंट्री दे सकते हैं। ये बड़ा खतरा रहता है कि जॉब लॉसेस में। और दूसरा अगर देखें तो मोनोपोली एंड मार्केट कंट्रोल, इसमें क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन में वन हैंड मार्केट कंट्रोल होता है। कोई भी एक पब्लिक सेक्टर है जो प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, ऑनरशिप लेते हैं किसका, किसी भी कंपनी या फिर किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। तो उसमें क्या होता है कि वन हैंड मार्केट कंट्रोल होता है, उस चीज़ पे सिर्फ एक ही पर्सन का कंट्रोल रहता है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट और अकाउंटेबिलिटी की बात करें, अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो ये होगा कि पर्सनल प्रॉफिट मोर इम्पॉर्टेंट ओवर पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक में जो डिमांड है, पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में ना रखते हुए जब पर्सनल प्रॉफिट बनाया जाए तो उसे भी हम लोग प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। स्ट्रेटेजिक एंड नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, जैसा कि जानते हैं स्ट्रेटेजिक और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न भी इससे हो सकता है, जैसे चांसेस ऑफ मिसलीड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब अगर प्राइवेटाइजेशन को अगर प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए तो ये हो सकता है कि मिसलीड किया जा सकता है, इजीली मिसलीड हो सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर इशू रिगार्डिंग
डिस डिस इन्वेस्टमेंट देखें तो मार्केट कंडीशन, अगर विदाउट मार्केट कंडीशन को जाने, नेचर ऑफ करंट मार्केट को जाने, अप एंड डाउन ऑफ मार्केट को जाने अगर इन्वेस्ट किया जाए तो ये भी रिस्की हो सकता है। इशू इसमें भी आ सकता है इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर। जैसे अगर देखते हैं डिस इन्वेस्टमेंट जो होता है कि वो पब्लिक सेक्टर के परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है। पॉलिटिकल और पब्लिक अपोजिशन, जैसा कि जानते हैं कि पॉलिटिकल और पब्लिक अपोजिशन के द्वारा ये होता है कि जो निगेटिव माइंडसेट क्रिएट किया जाता है पीपुल्स में कि प्राइवेटाइजेशन और डिस इन्वेस्टमेंट से ये होता है कि ये बेनिफिट है या फिर ये डिसएडवांटेज है। जो क्या होता है, गवर्निंग पार्टी होती है वो क्या करती है, वो इसके बेनिफिट बताती है, जो अपोजिशन पार्टी होती है वो इसके डिसएडवांटेज बताती है। लेकिन हम पब्लिक को डिसाइड करना है कि हमें सिंगल हैंडेड कंट्रोल चाहिए या मल्टी हैंडेड कंट्रोल चाहिए। सिंगल हैंडेड कंट्रोल में होगा क्या, प्राइवेटाइजेशन होगा। मल्टी मल्टी हैंडेड कंट्रोल में होगा कि पब्लिक के जो इंटरेस्ट है, पब्लिक का डिमांड है, उसको ध्यान में रखा जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल इंक्लूजन, गिव 3 रीजन एक्सप्लेनिंग व्हाई इट इज इम्पोर्टेंस टू बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। अगर सोशल इंक्लूजन की बात करें तो सोशल इंक्लूजन यह होता है कि सामाजिक असमानता को किस तरह से ख़त्म किया जाए। तो सबसे पहले सामाजिक असमानता को ख़त्म करने के लिए क्या 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 उपाय किए जा सकते हैं। तो इससे रिजर्वेशन दिया जा सकता है, SC ST एक्ट लाया जा सकता है, राइट टू एजुकेशन लाया जाता है। इससे क्या होगा कि एक जागरूकता पैदा होगी और जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि नॉलेज गेन होगा, पब्लिक सेक्टर पीपुल में नॉलेज गेन होगा और वो अपने डिमांड और हक की बात करना चालू कर देंगे। इससे क्या होगा कि सोशल इंक्लूजन धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। और इम्पोर्टेंस क्या है सोशल इंक्लूजन का, जो कि बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। तो सबसे पहले बात करें कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगेगा। जैसे ही सोशल इंक्लूजन हटेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी, यानी जैसे ही आप क्लियरली समझ सकते हैं कि अगर आम जनता, अगर गरीब इंसान समझने लगे, नॉलेज लेने लगे और इकोनॉमी को समझने लगे, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ले सकते हैं, वो भी MSME में भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, छोटा उद्योग वो भी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी योगदान दे सकते हैं GDP में। जिससे क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा। अगर दूसरी बात करें रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इक्वलिटी, और अगर सोशल इंक्लूजन में अगर करना है तो पॉवर्टी को घटाना पड़ेगा और इनइक्वलिटी को भी घटाना पड़ेगा, इक्वलिटी लाना पड़ेगा। इक्वलिटी इन द सेंस ऐसे हो गया कि कास्ट बेसिस पे इनइक्वलिटी है उसको हटाना पड़ेगा, और जो फाइनेंशियल बेसिस पे इनइक्वलिटी है उसको भी हटाना पड़ेगा। सोशल कोहेजन एंड स्टेबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन करना पड़ेगा ताकि सब लोग एक दूसरे को सपोर्टिव नेचर में बिहेव करें, जिस कारण से क्या होगा कि हमारा देश इजीली ग्रो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट आर द फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू ऑल ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रीजन और कंट्रीज एंड हाउ दिस ग्रोथ इम्पैक्टेड देयर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें ये क्या आ गया कि बेसिकली किसी भी रीजन या फिर किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे लगता है और कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल होता है, और क्या क्या पैरामीटर होते हैं एक किसी भी एक रीजन में इंडस्ट्री को ग्रो कराने के लिए। तो सबसे पहला रीजन होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज के। अगर कहीं भी इंडस्ट्री लगाना है तो हमें नेचुरल रिसोर्स होना चाहिए। जैसे नेचुरल रिसोर्स में ये हो गया कि पानी की व्यवस्था होना चाहिए, यानी नदी नदी हो सके, और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होना चाहिए। और नेचुरल में जितना भी नेचर के थ्रू हम लोग इंडस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं वो इसमें प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल मिलना चाहिए। यानी ह्यूमन कैपिटल क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल में इन द सेंस ये समझते हैं लेबर और इजीली मैन पावर जितने भी लग सके वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए इन द सेंस ये कि
वहाँ पे ईजिली लगा सके, और इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक अच्छा नहीं रहेगा तो वो ग्रो नहीं करेगा, वहाँ से ईजिली मार्केट से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेसिकली जहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहता है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी वहाँ पे है ही नहीं और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और उसे हम लोग ग्लोबली कनेक्ट ही ना कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी वीक है कि ग्लोबली हम लोग उसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से हम लोग टेक्नोलॉजी भी देखना चाहिए, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी देखना चाहिए कि वो लिबरल है या नहीं, वो उदार भाव रखती है कि नहीं इंडस्ट्री लगाने के लिए। अगर उसका टैक्सेस ये सब ज़्यादा हैं तो हम लोग फिर वहाँ से इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमें अपना भी प्रॉफिट देखना होता है। मार्केट एक्सेस की बात करें तो मार्केट एक्सेस जहाँ से इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि ऐसे इलाके में लगा रहे हैं कि वहाँ से हम लोग मार्केट को एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं। मार्केट एक्सेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, वो मार्केट से आएगा। मार्केट से आएगा तो रॉ मटेरियल क्रिएट होगा, रॉ मटेरियल से फिर जो आउटपुट यानी प्रोडक्ट गुड्स जो बन के निकलेगा उसको कहाँ पे हम लोग सेल करेंगे, मार्केट में ही सेल करेंगे। जब तक ईजिली मार्केट एक्सेस होगा नहीं तो हम लोग इसे कर नहीं सकते हैं। इसी तरह सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होना चाहिए। जैसे सोशल स्टेबिलिटी यानी जो आसपास के लोग, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग और पब्लिक रह रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी होना चाहिए ताकि वो इजीली जुड़ सके इंडस्ट्री से। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होना चाहिए कि पॉलिटिकल ये प्रेशर हम पे ना बनाए कि आप यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। ये सब का भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। अगर बात करें कि इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑन ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर बात करें तो सबसे पहले क्या होगा कि भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या पैमाना है? इकोनॉमिक ग्रोथ होने का पैमाना है कि हमारे देश का जो जीडीपी है वो इंक्रीज करेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा कि इंडस्ट्री लगेगा तो जॉब क्रिएशन होगा, जॉब क्रिएशन अगर होगा तो इनकम ग्रोथ होगा। फिर अगर तीसरा अगर इम्पैक्ट की बात करें तो पता चलेगा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगा, क्योंकि फॉरेन से इन्वेस्टर्स आएंगे, इंडस्ट्रीज़ जो विजिट करने आएंगे वो क्या करेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे वो हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार मार्केट एक्सेस में इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रोथ करा सकते हैं। अगर पांचवा पॉइंट की बात करें तो एक्सपोर्ट ग्रोथ में ये देख सकते हैं कि जो भी इंडस्ट्री लगने के बाद जो आउटपुट हमारा निकला, आउटपुट ओवरकम हमको आया, वो क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे कि एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे? दूसरे सिटी में करेंगे, आउट ऑफ सिटी करेंगे, लेकिन वहाँ से तो निकलना पड़ेगा ना। अगर मार्केट से कनेक्शन ही नहीं रहेगा तो वहाँ से प्रोडक्ट आएगा कैसे? इसीलिए क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होना चाहिए और एक्सपोर्ट ग्रोथ भी होगा। पॉवर्टी रिडक्शन होगा। पॉवर्टी रिडक्शन कैसे होगा? जैसे ही जीडीपी इंक्रीज होने लगेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो जॉब क्रिएशन होगा, अगर जॉब क्रिएशन होगा तो इनकम ग्रोथ ईजिली होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें यह आता है कि व्हाट आर द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन करंट इकोनॉमिक कंडीशन, एलाबोरेट ब्रीफली। पब्लिक सेक्टर का रोल देखें करंट इकोनॉमिक कंडीशन में तो पब्लिक सेक्टर का रोल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री। स्पेशली ये होता है कि टाइम्स ऑफ इकोनॉमी अनसर्टेनिटी, डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन में ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। सम की फीचर्स की बात करें तो ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू इकोनॉमिक को स्टेबलाइज करती है। जो पब्लिक सेक्टर होते हैं वो पब्लिक इस इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू इकोनॉमिक्स को स्टेबलाइज करती है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के थ्रू प्रोविज़न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हमारे इकोनॉमी को करती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यानी जो जितने भी धन है, मूल पूंजी है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे क्या होगा कि सोशल वेलफेयर और इक्विटी यानी इक्वेलिटी और इक्विटी में निवेश करके हम लोग इकोनॉमी ग्रोथ कर सकते हैं। और अगर पब्लिक सेक्टर को इसमें भी काम हमें इकोनॉमी ग्रोथ में मदद करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जिससे क्या होगा कि इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा और इनोवेशन भी यानी नए नए चीज़ों का उत्पादन भी होगा। और अगर अगले बात करें तो वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी फोकस किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में होता है कि
इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी को ग्रोथ कराया जाए तो उसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। डिजास्टर रिस्पॉन्स को लेते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट के थ्रू भी इकोनॉमी में ये सपोर्ट करता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी एंड हाउ इट कैन बी इरेडिकेटेड। पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी तो सब लोग जानते हैं कि गरीबी। पॉवर्टी इज ए कंडीशन इन विच इंडिविजुअल और ए ग्रुप लैक द फाइनेंशियल रिसोर्सेस एंड एसेंशियल फॉर ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वही बेसिकली समझ सकते हैं कि उसे लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, लैक ऑफ बेसिक नीड है। जो हमें बेसिक नीड जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा होती है कि सबसे पहले क्या आता है किसी भी चीज़ में? रोटी। फिर क्या आता है कि भूख हमें मिट जाए, जिंदा रह सकते हैं। जब अगर जिंदा रहने लायक हम लोग हो गए तो क्या चाहिए हमें? कपड़ा। क्यों? क्योंकि तन ढकने और इज्जत बचाने के लिए हमें कपड़ा चाहिए। जब हमारा भूख मिट गया, इज्जत बच गया तो क्या चाहिए? फिर हमें रहने के लिए छत चाहिए। इसीलिए आता है कि रोटी, कपड़ा, मकान। फिर क्या आता है? शिक्षा। शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम लोग शिक्षित रह सकते हैं, जब शिक्षित रहने लगेंगे तो क्या होगा कि ये सब जो हमें मिला, रोटी, कपड़ा, मकान, इसको हम लोग फिर आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर शिक्षा हमें नहीं मिली तो ये भी जो अभी जो मिला कुछ समय के लिए, वो बाद में जाके छिन भी सकती है। कि आखिर पॉवर्टी के काउजेज क्या हैं? तो इकोनॉमिक फैक्टर में देखते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा पॉवर्टी का काउज। लो वेज यानी जो मजदूरी, जो डेली किराया जो मिलता है वो कम हो। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ मार्केट, मतलब कि मार्केट पे पकड़ कम हो। अगर सोशल फैक्टर की बात करें तो इनइक्वालिटी इन द सेंस देख सकते हैं कि असमानता किसी भी चीज़ में, जैसे किसी को भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेशन भी वही हो गया कि भेदभाव करना, किसी सेम चीज़ के लिए किसी को ज़्यादा पैसे मिलना, सेम चीज़ के लिए किसी को कम पैसे मिलना, या फिर जो गरीब है उसे नेगलेक्ट किया जाना। पुअर हेल्थ, अगर कोई गरीब है उसे बचपन से ही न्यूट्रिशन अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है तो स्वाभाविक बात है कि वो आगे चल के हेल्दी नहीं रह पाएगा। अगर पुअर हेल्थ रहेगा तो वो अपना भरण पोषण नहीं कर सकता है, भरण पोषण नहीं करेगा तो वो गरीबी का शिकार होगा ही। अगर पॉलिटिकल फैक्टर की बात करें तो करप्शन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और पुअर गवर्नमेंट अगर सुचारू रूप से काम करने लगे और अपना गवर्नेंस सही कर ले तो ये मिट सकती है। पुअर गवर्नमेंट पॉलिसी, कभी कभी क्या होता है सरकारें ऐसा करती है कि अमीर को और अमीर बनाती है और गरीब को और गरीब बनाती है। इस तरह के पॉलिसीज़ जो होते हैं वो पॉलिटिकल फैक्टर के अंडर में आते हैं। अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज, रिसोर्सेज डिप्लेशन, ये सब क्या होते हैं कि ये कुछ नेचुरल इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है किसी का घर छिन गया, सारा संपत्ति चला गया, अब वो क्या होगा? अब वो पॉवर्टी लाइन में आ गया, उसे फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। जहाँ तक वो पहले था वहाँ पहुँचने के कारण, इस कारण से वो पॉवर्टी का शिकार होते हैं। स्ट्रेटेजी टू इरेडिकेट पॉवर्टी, अगर पॉवर्टी को हटाना है तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जॉब क्रिएशन करना पड़ेगा और उनको सपोर्ट देना पड़ेगा। किस सेक्टर में? स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, अगर दूसरा पॉइंट इसके अंडर में बात करें तो एक्सेस देना पड़ेगा उसको, क्या? क्वालिटी एजुकेशन का, वोकेशनल ट्रेनिंग देना पड़ेगा ताकि वो आप आत्मनिर्भर बन सके और खुद किसी भी चीज़ की हक की लड़ाई लड़ सके। हेल्थ केयर एक्सेस, बचपन से ही जैसे वो न्यूट्रिशन का प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण उसका हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं होगा, इस कारण से उसे यूनिवर्सल हेल्थ केयर देना चाहिए और हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में उसे शामिल किया जाना चाहिए। सोशल प्रोटेक्शन उसे देना चाहिए, यानी उसे पेंशन के अंडर में लाना चाहिए, पेंशन स्कीम के अंदर में लाना चाहिए और डिजेबिलिटी बेनिफिट भी देना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी एक्सेस टू क्रेडिट के लिए यानी रुपए मुद्रा का एक्सेस भी उसे देना चाहिए। गुड गवर्नेंस एंड एंटी करप्शन यानी उसको हक की लड़ाई। आखिर जब तक गरीब व्यक्ति अपना हक की लड़ाई, अपना हक समझेगा नहीं कि उसे किस किस चीज़ का अधिकार है, उसके क्या संविधान में क्या क्या मौलिक अधिकार उसे प्राप्त है, तब तक वो पॉवर्टी से आगे कभी बढ़ नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आएगा कि ब्रीफली डिस्क्राइब साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट।
साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली कुछ नहीं है कि इसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं अगर ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमिक साइकिल। जब फ्लक्चुएशन इकोनॉमिक साइकिल में फ्लक्चुएशन आता है तो इसे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन एंड वेरीज विद द बिजनेस साइकिल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक drawdown or recession. Cyclic unemployment rises as a demand for goods and services decreases, leading to job losses. Conversely, during period of economic expansion or recovery, cyclic unemployment tends to decrease businesses, increases production and hiring. Basically, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसमें दो चीज़ होते हैं, एक होता है रिसेशन, एक होता है एक्सपेंशन। अगर जब रिसेशन का दौर चल रहा होता है तो क्या होता है कि डिमांड यानी उसका जो प्रोडक्ट है उसको घट जाता है। प्रोडक्ट जैसे ही घटेगा तो क्या होगा कि मंदा चलेगा। मंदा जिस तरह चलेगा तो जॉब लॉसेस के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो वो उतना प्रॉफिट गेन, वो कंपनी बिजनेस प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रही है, जिस कारण से वो क्या करेगा कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उसे फायर करेगा, जिस कारण से उसे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। और अगर दूसरी की बात करें, अगर एक्सपेंशन की ओर जाएगा तो बिजनेस क्या करेगा, वो ग्रो कर रहा है, वो एक्सपेंड कर रहा है, उसे और एम्प्लॉयमेंट यानी एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि वो एम्प्लॉय हायर कर सकता है। बेसिकली इसी को क्या कहते हैं कि साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कभी अप कभी डाउन। ये साइक्लिक प्रोसेस चलते रहता है बिजनेस में। ये डिपेंड करता है इकोनॉमिक साइक्लिक डिपेंडेंस पे। डिमांड ड्रिवन, जब डिमांड रहा तो उस चीज़ की एक्टिविटी, डिमांड रहा तो एम्प्लॉयमेंट रहा, और डिमांड नहीं रहा तो अनएम्प्लॉयड हो गए। टेम्प्रोरी नेचर, ये बेसिकली जो अनसाइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो टेम्प्रोरी नेचर के होते हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए ये क्या होते हैं कि रिसेशन चलता है, फिर से वो वापस बिजनेस एक्सपेंड की ओर चला जाता है, क्योंकि कभी भी ज़्यादा दिन तक रिसेशन रहता नहीं है किसी बिजनेस में। अगर ज़्यादा दिन तक बिजनेस अगर रिसेशन में रहा तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि वो बिजनेस अब बंद होने वाला है, तो उसमें प्रॉपर फिर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, वो फिर साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर में नहीं आएगा। अगर साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आएगा तो वो कुछ समय के लिए रिसेशन रहेगा, फिर से वो एक्सपेंड करेगा ही। अगर बात करें इकोनॉमिक साइकिल, तो वही इकोनॉमिक साइकिल में समझ सकते हैं कि ग्रोथ और कॉन्ट्रैक्शन यानी एक्सपेंशन और रिसेशन को जो मिक्स करके एक किसी भी बिजनेस जो चलता है उसे हम लोग इकोनॉमिक साइकिल कहते हैं। इम्पैक्ट ऑन बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स में कहते हैं कि ये एक टेम्परेरी नेचर का होता है। इसमें क्या होता है, कुछ समय के लिए क्या होता है, रिसेशन होता है, तो उस समय बिजनेस को स्टेबलाइज करने के लिए क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है, और फिर जैसे ही एक्सपेंशन होता है तो स्टेबलाइज करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है। इसमें फ्लक्चुएशन नेचर का होता है, जिसमें क्या होता है इकोनॉमिक साइकिल को राइज ड्यूरिंग द डाउन टर्न एंड फॉल ड्यूरिंग द रिकवरीज, रिफ्लेक्टिंग ओवरऑल हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। जैसे फ्लक्चुएशन में क्या होता है, फ्लक्चुएशन में होता है द लेवल ऑफ साइक्लिंग employment fluctuate with the economic cycle. It rises during the drawdown and fall during the recoveries. ओवरऑल हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। इस तरह हम लोग सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार आप लोग क्या कीजिएगा कि इस पीपीटी का बीच बीच में रोक के स्क्रीनशॉट ले लेके आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अच्छे से पढ़ लेने के बाद, वैसे ओवरऑल ऊपर से तो मैंने सारा टॉपिक कवर कर लिया है। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 जिसमें आधा पार्ट पढ़ाया है, पार्ट 2 जिसमें फिर बचा हुआ आधा किया है, और ये 2023 का PYQ। अगर आप ये तीनों देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपका इससे छूटेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे सब्जेक्ट देखेंगे जो कि 8th सेमेस्टर में हेल्पफुल होंगे। थैंक यू एवरीवन। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ देखने के बाद इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्कल में शेयर